हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने कॉलेरा, फिर हम लोगों ने डायरिया, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, निमोनिया पढ़ा था, और उसके बाद टेटनस पढ़ा था। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रोटोजोन डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। आज आगे बढ़ के कुछ हम लोग प्रोटोजोन डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप वहाँ टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके टेलीग्राम पे मैसेज करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का भी। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ बायो का डाउट, 10th क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का भी डाउट पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आज बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं हम लोग कुछ प्रोटोजोन डिजीज के बारे में। आज हम लोग कुछ प्रोटोजोन्स डिजीज, प्रोटोजोन्स यार लिखने का, ये प्रोटोजोन्स है ना, डिजीजेस। इसमें दो हम लोग मेन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। एक हम लोग अमीबिक डिसेंट्री पढ़ेंगे, है ना, एक हम लोग अमीबिक डिसेंट्री पढ़ेंगे, एक मलेरिया पढ़ेंगे। तो पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिएसिस भी उसे हम लोग कहते हैं, अमीबिएसिस, या इसी को हम लोग दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, DYSENTERY, डिसेंट्री। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें सबसे पहले तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। अगर इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिका। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, अगर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? एंट अमीबा, सॉरी एक मिनट, पेन हट गया इसमें। हाँ, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, है ना, हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अगर इसका हम लोग सिम्टम की बात करें तो इंटेस्टाइनल स्पैम्स, ये इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है। कहाँ इफेक्ट करता है? इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है, जिससे जो हमारा इसमें डिसेंट्री होगा। डिसेंट्री का मतलब होता है फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ स्टूल। स्टूल में क्या आएगा? एक्सिस म्यूकस आएगा। म्यूकस बहुत ज्यादा स्टूल होगा, बहुत कम स्टूल होगा, है ना, बार बार होगा, बहुत कम होगा, और उस बहुत कम में उसमें म्यूकस होगा। म्यूकस क्या होता है? तो जैसे हम लोग ये क्या कहते हैं, कफ होता है तो बार बार खांसते हैं, छींकते हैं, उस टाइप से म्यूकस हमारा बाहर निकलता है, बाहर फेंकते हैं। उसी तरह जो है वो स्टूल के साथ जो है म्यूकस आएगा, एक्सेस म्यूकस आएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस एक्सेस म्यूकस के साथ ब्लड भी आने लगता है, जिसको हम लोग अपने मतलब खास करके देहाती लैंग्वेज में उसे सूल भी कहते हैं, कि सूल हो गया है ना। तो वो किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण इंटेस्टाइनल स्पैम होता है। डिसेंट्री मतलब बार बार फ्रिक्वेंटली जो डिस्चार्ज होगा स्टूल का, और क्या होगा? एक्सेस म्यूकस रिलीज होगा बॉडी से। म्यूकस रिलीज होने के बाद और उसमें क्या होगा? म्यूकस के साथ ब्लड सेल्स भी आएंगे। ब्लड सेल्स, म्यूकस की जब बहुत सारा कंडीशन में म्यूकस में ब्लड सेल्स भी आएगा। और क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा बॉडी में, मतलब पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या होगा? बहुत कम जो है, बहुत कम, जब भी स्टूल होगा, स्टूल डिस्चार्ज के समय बहुत कम स्टूल डिस्चार्ज होगा, लेकिन वो दर्द ज्यादा देगा, म्यूकस आएगा, ब्लड सेल्स आएगा। चलो लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। सिम्टम की बात करें, अगर सिम्टम, अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, इंटेस्टाइनल स्पैम्स, इंटेस्टाइनल स्पैम्स, डिसेंट्री, डिसेंट्री का मतलब फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज ऑफ स्टूल, डिसेंट्री, है ना। और क्या होगा? स्टूल में क्या होगा? स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस। और क्या होगा? कभी कभी इसमें ब्लड सेल्स भी आ जाता है, ब्लड सेल्स।
ठीक है। और क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। और क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला प्रोटोजोन डिजीज था। अच्छा, कोई किसी के मन में आ रहा होगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो इसका ट्रीटमेंट की जहां तक बात है तो मतलब सिंपल सा एक जो सिंपल सा मेडिसिन यूज होता है, इंट्रोक्विनल नाम करके मेडिसिन आता है जो इसमें यूज होता है। ठीक है, पेट दर्द को कम करता है और इसको खत्म करने में हमारी मदद करता है। अगला प्रोटोजोन डिजीज बहुत ही सब लोग जानते हैं इस डिजीज का नाम। चलो देखते हैं अगला प्रोटोजोन डिजीज क्या है, मलेरिया, है ना। चलो पढ़ते हैं मलेरिया क्या होता है। इसका पूरा जो है लाइफ साइकिल तो नहीं पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल जो है क्या कहते हैं 11th नहीं 12th क्लास में पढ़ना है। हम लोग अभी सिर्फ मलेरिया के बारे में देखते हैं, मलेरिया क्या होता है ना। तो सबसे पहले मलेरिया जो है पूछा जाए, मलेरिया कौन सा डिजीज है, तो मलेरिया जो है प्रोटोजोन डिजीज है। किसके कारण काउज होता है, प्रोटोजोआ के कारण काउज होता है ना। देखते हैं कौन सा प्रोटोजोआ जो है मलेरिया काउज करता है। ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ मलेरिया काउज करता है। तो इसमें जो मलेरिया एक प्लाज्मोडियम फैमिली का है ना, किस फैमिली का, प्लाज्मोडियम फैमिली का प्रोटोजोआ है जो मलेरिया काउज करता है। और प्लाज्मोडियम, उसमें भी प्लाज्मोडियम का स्पीसीज है, 4 स्पीसीज है ना, अलग अलग में स्पीसीज जो है अलग अलग तरह के मलेरिया काउज करता है। ठीक है, चलो देखते हैं। प्लाज्मोडियम जो क्या है, एक बहुत छोटा प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम जो क्या है, और टीनी प्रोटोजोन, बहुत छोटा प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोन is responsible for this disease, प्लाज्मोडियम जो बहुत छोटा प्रोटोजोन है इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अलग अलग तरह का प्रोटोजो ये प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम 4 तरह के हैं, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। कौन कौन सा डिफरेंट स्पीसीज है देखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो प्लाज्मोडियम का स्पीसीज है, तो वो साइंटिफिक नाम जब लिखते हैं, पढ़ोगे साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, वहां पे जो है अगर हम लोग एक बार उसका ये यूज कर लिए हैं तो दूसरा बार उसका शॉर्ट नाम हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इस दूसरा जो स्पीसीज ये हो गया, इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। एक गलत मतलब यहाँ पे 1 मिनट, हाँ सेपरेटली अंडरलाइन अब हो गया। दूसरा जो हमारा प्लाज्मोडियम का स्पीसीज है, दूसरा स्पीसीज का नाम है प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तीसरा जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम का वो है प्लाज्मोडियम ओव्यूली, प्लाज्मोडियम ओव्यूली, OVULE, ओव्यूली। और चौथा जो स्पीसीज है वो है प्लाज्मोडियम, सबको अंडरलाइन करना है सेपरेटली क्योंकि साइंटिफिक नेम है ओव्यूली। चौथा जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, चलो तो इस सब में से जितना ये सब है, ये अलग अलग टाइप का मलेरिया काउज करने में ये अलग अलग टाइप का मलेरिया काउज करता है। इसमें जो है सबसे ज्यादा खतरनाक मलेरिया जो होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक मलेरिया काउज करने वाला जो प्लाज्मोडियम है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्या हम बोले कि ये चारों अलग अलग टाइप का मलेरिया काउज करता है। ठीक है, लेकिन इस चारों में से जो सबसे खतरनाक मलेरिया काउज करता है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो इसी बात को आओ लिख लेते हैं। ऑफ दिस, ये सब क्या है, डिफरेंट प्लाज्मोडियम, ये सब नाम है
आर रिस्पॉन्सिबल, ये सब क्या है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया, ठीक है। अलग अलग तरह के मलेरिया काउज करने के लिए ये चारों रिस्पॉन्सिबल है। इसमें से ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सीवियर वन है, मैलिग्नेंट मलेरिया caused by plasmodium falciparum, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट, सबसे ज्यादा खतरनाक मलेरिया काउज किया करता है। ये इज मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फैटल, जानलेवा भी ये हो सकता है, इवन बी फैटल, ये जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत। अगर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन तब समझ में आएगा जब ज्यादा अच्छे से, जब तुम इसके लाइफ साइकिल के, मलेरिया के लाइफ साइकिल के बारे में, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ोगे। लेकिन फिर भी अभी लाइफ साइकिल पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा जो है अभी बता देता हूँ कि कैसे ये ट्रांसमिट होता है। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को काट लेती है, तो वो जो है उसमें जो है ये प्लाज्मोडियम उससे चिपक जाता है, फिर वही जाके कोई हेल्दी पर्सन को काटती है, तो वो जो है उसके ब्लड में चले जाता है, और फिर ब्लड से होते हुए वो लिवर में जाता है, जहां पे वो अपना नंबर को बढ़ाता है, फिर वो पूरा बॉडी में इंफेक्शन काउज करता है। तो जब लाइफ साइकिल पढ़ोगे प्लाज्मोडियम का, वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस इतना जान लो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से ये होता है, थ्रू द बाइट्स ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से जो है ये फैलता है, ठीक है। अगर इसका सिम्टम की बात करते हैं, अगर इसके सिम्टम की बात करें, तो इसमें क्या होता है, बहुत हाई फीवर आता है। हाई फीवर, पहले ठंड लगती है, फिर फीवर आता है, बहुत हाई फीवर विथ चिल, है ना। और ये क्या होता है, बार बार आता है, मतलब फीवर आया, ठंडा लगा, फीवर आया, रहेगा, फिर फीवर उतर जाएगा, फिर से ठंडा लगेगा, कोई देर बाद फिर फीवर आएगा, मतलब एक बार बार ये आता है ना। तो हाई फीवर विथ चिल टर्मिनेंट पीरियोडिसिटी, मतलब बार बार आता है, पीरियोडिसिटी, ठीक है। हेडेक होगा, हेडेक तो नॉर्मल सी बात हो गई है, सब में हो जाता है, ACHE है ना, हेड एके, ACHE, एके मतलब पेन होता है, हेड एके, बॉडी एके, शरीर दर्द, हेड एके, माथा दर्द, है ना। नॉजिया, मस्कुलर एंड ज्वाइंट पेन, मस्कुलर एंड ज्वाइंट पेन, ठीक है।
ये सब सिम्टम है मलेरिया का। ठीक है, जो मलेरिया होता है, जो बार बार जो है हम बोले फीवर आने के बाद ये 6 से 10 घंटा पे खुद का फीवर रिपीट करता है ना। इच मलेरियल MALA है, LA के बाद कुछ भी नहीं है, मलेरियल अटैक is of 6 to 10 hours ड्यूरेशन, है ना। एक बार आएगा तो 6 से 10 घंटा तक बुखार रहेगा, है ना, फिर बुखार टूटेगा, फिर कुछ देर बाद आएगा, इस तरह से ये इसका जो है ये अटैक चलते रहता है। ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस, और 3 स्टेजेस में बुखार आता है, एंड कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। ठीक है, कौन कौन सा स्टेजेस है इसका? सबसे पहला जो होगा कोल्ड स्टेज, मतलब ठंड लगेगी इसमें, कोल्ड स्टेज, है ना। दूसरा स्टेज जो होगा इसका, उसमें उसको हम लोग हॉट स्टेज कह सकते हैं। 3 स्टेज में हम मलेरियल अटैक को बांट रहे हैं, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, और तीसरा जो होगा वो जो है इसमें क्या होगा, ये स्वेटिंग स्टेज, मतलब बुखार के बाद जो पसीना आएगा, फिर बुखार, जिसको हम लोग बुखार का टूटना बोलते हैं, स्वेटिंग स्टेज। ठीक है, चलो सबके बारे में देखते हैं। इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, फीलिंग्स एक्सट्रीम कोल्ड, जिसके कारण जो है बॉडी शिवरिंग करेगा, एंड सीवर्स, है ना, सीवर्स, SIVERS, सीवर्स। यहां देखो अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, बॉडी जो है सीवर करेगा, मतलब कांपेगा बॉडी। हॉट स्टेज में क्या होगा, हाई फीवर होगा, हाई फीवर के कारण क्या होगा, रिस्पायरेशन रेट जो है उस समय बढ़ जाता है, रिस्पायरेशन, हाई फीवर, हाई रिस्पायरेशन रेट, रिस्पिरेशन एंड हार्ट बीट, है ना। हाई फीवर होगा, है ना, हाई रिस्पायरेशन हो जाएगा, और हाई हार्ट बीट जो है फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्वेटिंग स्टेज में क्या होता है, बुखार जो है टूट रहा होगा, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगा, है ना, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, मतलब ड्यू टू बहुत ज्यादा अमाउंट में स्वेटिंग होगा, ड्यू टू प्रोफ्यूज स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, डाउन टू नॉर्मल, आराम से नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर बॉडी का। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी डाउन टू नॉर्मल। अगर इसके बात करें तो मलेरियल जो इसका जो टेस्ट की बात करते हैं, तो ब्लड टेस्ट के द्वारा इसका पता लगाया जाता है ना। मलेरियल पैरासाइट जो है अगर है उसमें, तो ब्लड टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ मलेरियल पैरासाइट कैन बी चेक्ड, किसके द्वारा चेक किया था, बाय ब्लड टेस्ट के द्वारा इसका पता लगाया जाता है ना। ये देखो, मलेरिया से अगर किसी को मतलब मलेरिया ठीक हो जाता है ना, उसके बाद भी बॉडी में कुछ जो है प्रॉब्लम होता है। जैसे मलेरिया जो है लीवर पे अटैक करता है ना, सॉरी लीवर से जो है उसका मलेरिया पैरासाइट जो है लीवर में अपना नंबर बढ़ाता है ना। जब इसके लाइफ साइकिल पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है,
लीवर, उसके वजह से क्या होता है ना, बहुत ज्यादा पेशेंट जो होता है बहुत ज्यादा कमजोर, मलेरिया ठीक होने के बाद भी पेशेंट कमजोर हो जाता है, 3 महीना 4 महीना तक पेशेंट कमजोर रहता है, उसमें खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये बात को भी नोट कर लेते हैं इसमें। इवन आफ्टर द पेशेंट is cured of malaria, the patient feels weak, पेशेंट को जो है कमजोरी आती रहेगी, एंड बिकम्स क्या हो जाता है, एनीमिक हो जाता है। एनीमिक का मतलब एनीमिया, खून की कमी, एनीमिक हो जाता है, मतलब खून की कमी, ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, मलेरिया को जो है, ये मलेरिया जो है एक और काउज कर सकता है। मलेरिया के कारण जो है क्या हो जाता है, स्प्लीन और लीवर जो है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, लार्ज हो जाता है ना। स्प्लीन और लीवर में स्वेलिंग हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है ना। मलेरिया may also cause secondary cause, है ना। काउज 2 बार हो गया, इस काउज को हटा दो। मलेरिया में ऑल्सो सेकेंडरीली काउज, और ये क्या काउज कर सकता है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर, enlargement of spleen and liver, स्प्लीन और लीवर का enlargement ये काउज कर देता है। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट जो होता है इसको 2 होस्ट, ये अपना जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है 2 होस्ट में करता है, एक तो ह्यूमन हो गया, दूसरा मॉस्किटो हो गया। तो मलेरिया पैरासाइट जो होता है उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है ना। तो क्या लिखना है, मलेरियल पैरासाइट्स रिक्वायर्स 2 होस्ट्स, है ना। पहला कौन, ह्यूमन एंड मॉस्किटोज। एक सेकंड इसको इरेज करने दो। ह्यूमन एंड मॉस्किटोज टू complete its life cycle। ठीक है, इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। पहला जो है कौन, ह्यूमन, दूसरा मॉस्किटोस। ठीक है, आगे देखते हैं इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है। अगर इसके कंट्रोल की बात करें तो इसके बाद वीडियो हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, अगर इसके कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में जो है एक ड्रग है, ड्रग का मतलब वो सूंघने वाला नहीं, है ना। ड्रग का मतलब दवाई, एक दवाई है, मेडिसिन है, एक ड्रग्स है जिसका नाम क्विनीन है। क्या नाम है, क्विनीन, जो कि ये सिंकोना के पेड़ से जो है निकाला जाता है, उसके छाल से निकाला जाता है। चलो लिख लेते हैं, है ना। उसका यूज करते हैं इसको कंट्रोल करने में। अ ड्रग नेम्ड क्विनीन which is extracted, कहां से किया जाता है, extracted from bark of cinchona, CINCHONA, है ना, cinchona tree, bark of cinchona tree, a drug named quinine which is extracted from bark of cinchona tree, है ना, is used
treat a person suffering from malaria, कोई दिक्कत यहां तक है ना। ये ड्रग जो है मलेरिया पैरासाइट का जो अलग अलग स्टेज होता है लाइफ का, अलग अलग स्टेज, मोस्ट ऑफ द स्टेज को किल कर देता है ना, मोस्ट ऑफ द स्टेज को ये किल कर देता है। दिस ड्रग किल्स मोस्ट ऑफ द स्टेजेस ऑफ malarial parasites। ठीक है, तो आज हम लोग जो है किसके किसके बारे में, प्रोटोजोन, दो प्रोटोजोन डिजीज देखे। पहला जो है अमीबिक डिसेंट्री देखे जो कि एंटमीबा हिस्टोलिका के कारण काउज होता है ना। दूसरा हम लोग देखे मलेरिया, दूसरा डिजीज हम लोग कौन देखे, मलेरिया। और मलेरिया को काउज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है, मलेरिया को काउज करने वाला ऑर्गेनिज्म का नाम क्या बताया हम लोग कि प्लाज्मोडियम, जो कि ट्रिनी प्रोटोजोन है, छोटा प्रोटोजोन है, उसका 4 अलग अलग स्पीसीज है। चारों अलग अलग स्पीसीज अलग अलग तरह के मलेरिया काउज करता है। उसमें से जो सबसे खतरनाक मलेरिया होता है वो काउज करने वाला स्पीसीज है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, फिर हम लोगों ने मलेरिया का सिम्टम देखा, उसको फैलाने वाला जो ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होता है, तो फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से ये होता है। ठीक है, डेंगू याद करो, डेंगू एडिस एजिप्टी नाम था मच्छर का, डेंगू वाला मच्छर एडिस एजिप्टी, और इसका नाम जो है मलेरिया का मच्छर फीमेल एनाफिलिस मच्छर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसमें देखें कि ये 3 स्टेज में इसका जो है मलेरिया का अटैक होता है 6 से 10 घंटा के लिए होता है और 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। ये सबको हम लोगों ने देखा। फिर हमने बताया कि मलेरिया का टेस्ट जो होता है, मलेरिया का पता कैसे चलता है, तो ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चलता है। और हम लोग के बताया कि इसको क्योर होने के बाद भी पेशेंट जो है वीकनेस, एनेमिक हो सकता है। एनेमिक कहने का मतलब ब्लड की कमी। उसके बाद हम लोगों ने मलेरिया में देखा कि मलेरिया का जो ये क्या काउज कर सकता है, लीवर में इनलार्जमेंट काउज कर सकता है, लीवर का इनलार्जमेंट, स्प्लीन का इनलार्जमेंट काउज कर सकता है मलेरिया जिसको हुआ है। और हम लोग क्या देखें कि इसके लाइफ साइकिल जो होता है, जब मलेरिया का लाइफ साइकिल पढ़ोगे वहां देखोगे लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मलेरिया को पूरा अपना जीवन काल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। फर्स्ट होस्ट ह्यूमन होस्ट जो है ह्यूमन है, दूसरा जो है मॉस्किटो है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे हम लोगों ने उसके कंट्रोल के बारे में देखा कि क्विनिन नामक ड्रग से जो है इसका कंट्रोल किया जाता है, इसकी इलाज की जाती है। कल के लेक्चर में हम लोग कैंसर पढ़ेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हुए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा न्यू वीडियो आपको पता चले, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।